Good morning. Good morning. Assalamu alaikum. जी, welcome to Rise and Shine only on 365 News. Monday to Friday live show होता है 9 से 11 with me नादिया खान and ज़ोहेब हसन। कैसी हैं आप नादिया? ठीक है। अब आज आ रही थी तो जरा सा मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आप यू आर नॉट फीलिंग वेल। नहीं, हाँ, बस पता नहीं कुछ अजीब सा हल्का फुल्का मौसमी बुखार सा है। और फिर ये होता है कि बात ये कि देखिए अल्लाह सबको हादसों से बचाए, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब जब मैं गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी में एक वो हमारे आ जाता है नोटिफिकेशन के टायर का प्रेशर कम है। सही, यहाँ सेंसर्स 35 होना चाहिए तो 30 पे आता है ना, तो बार बार इंडिकेशन आती है। मैंने लोगों को देखा है कि इसको हफ्तों में पेंडिंग में ले जाते हैं। 25 पे भी चल रहा होता है। हाँ, बैलेंस ही आउट होता है कार का। मुझे इतना खौफ आता है, स्पेशली शाहरा भुट्टो से गुजरना है, वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, तो मैं तो फौरन पहले रुक के वो पेट्रोल स्टेशन देखा, वहाँ उसका टायर का प्रेशर ठीक कराया, उसके बाद ही मैं चली। मैंने कहा बेशक 10-15 मिनट लग जाए, लेकिन एहतियात जरूरी है। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि पता नहीं आगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। मुल्क में इमरजेंसी है, ये सैलाब है, तूफान है, और लोग पूरी तरह से एहतियात नहीं कर रहे। क्या बिल्कुल ऐसा ही है। और 250 के करीब अफराद की जानें जा चुकी हैं, दर्जनों जख्मी हैं, लेकिन उसके बावजूद एहतियात नहीं करें। समझ से बाहर है कि आप अपनी जान की हिफाजत पहले खुद करेंगे ना। एनडीएमए, पीडीएमए, इंतजामिया तो करती रहेगी, और ऐसे मौके पे आप इतना ज़्यादा यानी ये मत सोचें कि इंतजामिया आकर रेस्क्यू कर लेगी आपको। महले वकूँ उसका जिस यानी सैलाब रेला बह रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अगर पूरी भरपूर उनके पास भी इस्तेदाद कार है, उसके बाद भी वो कर देंगे रेस्क्यू। क्या कर कभी हुआ वैसे ज़ोहेब, कराची में भी एक बार बहुत बुरी बारिश हुई थी, कोई सैलाब इस तरह वाली सिचुएशन में आप फंसे हो कभी पानी में? मैं बिल्कुल फंसा हूँ, मेरी गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी ने साथ मेरा दे दिया। बोनेट से ऊपर तक पानी था, लेकिन वो निकल गई गाड़ी। और कमाल ही हो गया। बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई थी। मैं भी फंस गई थी, और मैं कहीं और चैनल में शो कर रही थी, और मुझे यही था कि बच्चे घर पे अकेले हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल से वो किसी बच्चों ने कोई गाड़ी वहां अरेंज की, वो जो बड़ी वाली थोड़ी होती है, लेकिन वो भी गाड़ी हमारी ऐसे तैरी थी। और एक टाइम आया कि मुझे लिटरली तैर के घर तक पहुंचना पड़ा। और उसमें डर सबसे ज्यादा क्या था? इलेक्ट्रिक वायर का, कि कहीं भी, और उन्होंने कहा भी कि बाजी कहीं भी कोई तार गिरी हो सकती है, करंट हो सकता है पानी में, हम क्या करें, फंस गए ना इधर ना उधर। तो जिसने देखा हो ना उसको वो खौफ रहता है। लेकिन अभी जो पंजाब में हाल है, रावलपिंडी मेरे शहर में हाल है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्लीज़ घरों से ना निकलें जब तक कोई बहुत बहुत अर्जेंट बात ना हो। और खासतौर पर उन जगहों पे देखिए ज़्यादा तबाही कहाँ, जहाँ नाले हैं, जहाँ वाटर ड्रेन्स हैं, क्योंकि गाड़ी वहाँ गई तो अब ये सवा रिवर के पास जो वाक़या हुआ है वो काफ़ी गहरा है। वो मैं तो देखा है, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, और हम बात करेंगे। वो जो है बहुत गहरा नाला है, बहुत गहरा नाला, सवा लंबा गहरा वहाँ, और वहाँ बहुत आबादी है, बिल्कुल बहुत आबादी है वहाँ। खैर, अभी हम पहले एक आपको इम्पोर्टेंट स्टोरी, टॉप स्टोरी दे देते हैं। 9 मई जलाओ घिराओ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स उनको सज़ा दे दी गई। 10-10 साल की उनको सज़ा दी गई, जुर्माने भी किए गए। उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, और साबिक गवर्नर वो भी उमर सरफराज चीमा, उनको भी सज़ा दी गई। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बरी कर दिया गया है 9 मई जलाओ घिराओ के केस में। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, कारकुनान को 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई है, और जुर्माने भी साथ साथ किए गए। इससे पहले कल की खबर ये थी कि जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, अहमद बच्चर साहब, उनको भी सज़ा दी गई है 9 मई जलाओ घिराओ के केस में सरगोदा की। आपको कैसा लग रहा है, कैसी जजमेंट है ये? असल में जजमेंट तो ये कि अदालत ने एविडेंस देखे होंगे कोई, और एविडेंस देखने के बाद ही फैसला किया होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इसको चैलेंज करेंगे, और उनका नैरेटिव ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो उनके साथ की जा रही है सियासी तौर पर। ये उनका नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन अदालतों ने अपना काम करना है। अदालत में ऑब्वियसली ज़ाहिर केस चला होगा, दोनों तरफेन के दलाइल का मौका दिया गया होगा। ये तो जब डिटेल्स आएंगी पता चलेगा, तो आपको भी बताएंगे। लेकिन ये अदालत ने यह फैसला दिया कि 10 साल कैद 9 मई जलाओ घिराओ। आप ये मनाजिर देख रहे हैं 9 मई को। वैसे जो कुछ हुआ ये बड़ा यानी अफसोस, काबिल अफसोस भी है, सबको दुख भी है कि आप, ठीक है, मामलात सियासी चलते रहते हैं, कॉन्फ्रंटेशन होती रहती है, बयानात की हद तक मामला चलता रहता है, लेकिन आप रियासत की जो इंस्टॉलेशंस हैं या आर्मी इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको हदफ बना रहे हैं आप, उनको निशाना बनाया गया। कैसे तोड़फोड़ की गई, जिना हाउस में तोड़फोड़ की गई, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यही हमने मनाजिर देखे, जलाओ घिराओ किया गया। तो ये किसी सूरत एज ए पाकिस्तानी हमें तो काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। ये अलाउड नहीं है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी।
अच्छा जी, तो ये तो हमारी टॉप स्टोरी हो गई। अब हम बढ़ते हैं, वो जो आप बात कर रही थी सैलाबी सूरत हाल की, मानसून की सूरत हाल की, तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। चिलास में सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मुतअद्दिद सयाह सैलाबी रेले में बह गए हैं, और इस्लामाबाद की भी सूरत हाल ऐसी ही है और वक्तन फ़वक्तन यही देखने में आता है। तो एमन सैयद ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, और फैजुल्लाह फिराक तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो एमन को पहले वेलकम करते हैं जी, इस्लामाबाद। गुड मॉर्निंग एमन। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आई होप कि कैसे हैं आप लोग? जी हम तो ठीक हम है ठीक एमन, ठाक कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही इन शहरों से। आप बताइए लेटेस्ट क्या है? वो लोग जो मिसिंग हैं बड़े कर्ब का सबब बन रहे होंगे सबके लिए, फैमिली के लिए, और सब दुआगो हैं कि वो मिल जाएं जल्द से जल्द। अभी क्या सूरत हाल है? जी नादिया, कल हमने बड़ी ही अफसोसनाक और दिलखराज सूरत हाल वो देखने में सामने आई। रावलपिंडी की जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे देखा कि कार जो है वो नाले में गिर गई, और उसमें एक वालिद और उनकी बेटी जो है वो सवार थे, और बड़ी ही दिलखराज सूरत हाल सारा दिन हमने देखी। उसका ऑपरेशन जो है वो 9 घंटे जारी रहा। 9 घंटे का तवील तरीन ऑपरेशन था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो पानी का जो रेला था उसका बहाव इतना ज़्यादा था कि ऑपरेशन में 9 घंटे के बाद भी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो पाई। इस ऑपरेशन के हवाले से अगर मैं आपको मजमूई तौर पर बताऊं तो 70 लोगों की ये टीम थी जिसको इस ऑपरेशन के लिए वक्फ किया गया था। इसमें सीडीए के अरकान जो है वो शामिल थे, इसके साथ साथ रावलपिंडी रेस्क्यू के लोग शामिल थे, और इस्लामाबाद पुलिस की जो गोताखोरों की टीम है, डाइवर जो है स्पेसिफिकली, उनको जो है इस मिशन पे लगाया गया था। 9 घंटे का तवील तरीन ऑपरेशन ये कल जारी रहा। फिर रात गई क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया और मूसलाधार बारिश थी, जिसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लेकिन रात हमने देखा कि तकरीबन 12 बजे का वक्त था कि दोबारा से ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। क्रेन्स लेके जाई गई वहाँ पे, और नाले की जो खुदाई है उसका काम शुरू कर दिया गया। वहाँ पे जितने भी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं उनका कहना यह है कि वो जो नाला है एक तो बहुत चौड़ा है, और उसके साथ साथ जितना भी उसमें पानी के साथ साथ मड इतना ज्यादा है कि वहाँ पे खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अल्लाह ना करे कि वो मड के नीचे गाड़ी जो है वो कहीं दब चुकी है। और आगे आगे इमन इतनी कंस्ट्रक्शन है, आगे शहर के शहर जो है वो बन रहे हैं वहाँ, मैं तो देख के आई हूँ, तो कंस्ट्रक्शन मट्टी चीज़ें बहुत वहाँ मैस पहले ही है। तो और इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है सवार रिवर की, और साथ में आपके DHA 1 है, इधर बहरिया है, उनका फेज़ में खल 8, तो बहुत घर, बड़ी आबादी, और वो उसके बीच में इतना गहरा सवा रिवर जो है उसकी वो जो जगह है, और उसका, और वो बहुत आगे तक जाता है, एंड वेरी डीप, एंड शी इज राइट, वेरी वाइड। तो एमन मुझे बताएं कि महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, कब तक ये मानसून बारिशें भी इसके साथ साथ डेडली, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, और इसीलिए ये नालों में बहाव तेज हो गया। जरा इससे मुताल्लिक बताइए, मेट ऑफिस की क्या प्रेडिक्शंस है? जी सुहेब, बिल्कुल हमने देखा कि मेट ऑफिस और NTMA जो है हमें इस हवाले से काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दिन में कई बार उनकी जानिब से अलर्ट जारी किए जाते हैं, रात गए तक भी जो है NTMA की जानिब से अलर्ट जारी किए जाते हैं, और कहा जा है कि 25 जुलाई तक जो है ये मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत जो मुल्क के बालाई इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला जो हैं, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है, नदी नाले जो है वहाँ पे तुग़यानी का खदशा है। साथ साथ इस दफ़ा हमने देखा है कि क्लाउड बस्ट जो हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितना नुकसान जो हमें देखने में आ रहा है बारिशों के साथ साथ, उसमें काफ़ी हिस्सा क्लाउड बस्ट का भी है, जो यकीनी तौर पर मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है। फिर इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। कल हमने जैसे देखा कि स्याहों के साथ बहुत ही ज़्यादा दिलखराश वाक़यात पेश आए, इसी वजह से रात गए भी NTMA की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई, और उसमें खास तौर पर टूरिस्ट को कहा गया है कि एटलीस्ट 25 जुलाई तक जो है इन इलाकों का रुख करने से जो गुरेज करें, क्योंकि सूरत हाल मजीद जो है वो इंटेंस हो सकती है। मुझे तो लग रहा है कि शहर में भी जो लोग हैं, अब ये जो सवार रिवर के पास वाक़या वो शहर है, यहाँ भी लोग प्लीज अपनी गाड़ियों में ना निकले। जोहेब, लोगों को लगता है कि गाड़ियों में हम सेफ हैं, गाड़ी बिल्कुल सेफ नहीं है उस तरह। जब रेला आता है, सैलाबी रेला, तो उसका बहाव बहुत तेज होता है, उसका प्रेशर बहुत होता है, और वो फिर उसके बाद उसने डूबना भी है। एक बार पानी जब भर जाएगा गाड़ी में तो वो नीचे जाएगा ना, फिर खिड़की खुल सकती है ना, दरवाजे खुल सकते हैं। ये तो एक टिकिंग टाइम बम है। प्लीज गाड़ियों में आपने इस्लामाबाद से हमें और रावलपिंडी के तर्जुमान से पहले गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फिराक साहब ने हमें ज्वाइन किया। फैजुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक सर सबसे पहले बताइएगा क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबूसर जो अफसोसनाक वाक़यात हुए मार्केट के बाद, जो सैलाबी रेलू ने अपने लिमिटेड में ले लिया और 10 से 15 गाड़ियाँ ऐसी गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबुर खान साहब की हिदायत पर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, और 200 से 250 लोग शायद बाबूसर पे स्टक होकर फंस गए थे।
हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान ने तमाम अपने इदारों के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 112, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सबके साथ मिलकर वहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया था। 250 लोगों को शाम तक जो मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू का जो फर्स्ट फेज था वो मुकम्मल किया है और उनको तलाश मुंतकिल किया जा चुका और महफूज मकामात तक उनको शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे जो मुकामी आबादी ने और खासकर वहाँ होटल एसोसिएशन हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान उनके लिए मुफ्त रिहाइश के इंतजाम किए हैं। जब और उसके अलावा जो मिसिंग पर्सन है, लापता है, कोई 10 से 15 लोग कहा जा रहा है कि वो लापता है, और उनके हवाले से इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है शाहर बाबूसर के ऊपर और उस हवाले से हैवी मशीनरी वहाँ पे डिप्यूट की जा चुकी है। इंतजामिया के एहलकार वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान आज खुद वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, मौके पे जा रहे हैं और उसके अलावा जितने भी इदारे हैं वहाँ मौजूद है। इमरजेंसी नोटिस कर दी गई है और इस इलाके को आफत ज़दा डिक्लेयर किया गया है। तो फैजला साहब, कुछ आपके पास आइडिया है, कोई नंबर्स हैं कि कितने सयाह जो कितने टूरिस्ट इस वक्त वहाँ मौजूद हैं? आज जो सयाह कल शाम तक डिस्ट्रिक्ट में जो मुतासरा इलाके थे वहाँ पे 200-250 के करीब जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पे स्टक हैं और उनको अभी शहर शिफ्ट किया गया है और मुकम्मल तौर पर जो रेस्क्यू का अमल था वो मुकम्मल हुआ है। अलबत्ता जो मिसिंग पर्सन है उनकी तलाश जारी है और वापसी का रास्ता भी कितना डेंजरस होगा। अच्छा, इनका वापसी का इनकी कैसे होगी, क्योंकि इस वक्त तो शायद वो भी सेफ नहीं है या वो सेफ है? देखिए, कराक्रम हाईवे जो है बिशाम वाली साइड पे 2-3 रोड में ब्लॉक थी, उनको उस कराक्रम हाईवे को वागुजार किया था शाम को। वहाँ पे छोटी गाड़ियों के लिए वो शायरा खोल दी गई थी, लेकिन रात को फिर बारिश के बाद एक दो जगहों पे बंद हो गई है। शायरा इमरान और बाबूसर तो इस वक्त बंद है। उनकी गाड़ियाँ जो है, इनके जो टूरिस्ट हैं इनको रेस्क्यू करके हम चला शिफ्ट कर चुके हैं। उनकी गाड़ियाँ पीछे जो सड़क ब्लॉक है वहाँ पे फंसी हुई है, जो ये सड़क हम खोल देते हैं जी। ये वक्तन फौक्तन। और आवाज आ रही है आपको? जी जी साहब जी, मुझे बताएं कि सयाहों की आमद रोक दिया आपने या अभी भी सयाह आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं? सयाहों की आमद हमने रोक दी है और हमने एडवाइजरी जारी की है। हमने 12 बताया है कि जब तक शाहर बाबूसर और कैफियत के हालात ठीक नहीं होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें थम नहीं जाती हैं, कोई टूरिस्ट यहाँ पे सफर ना करें। और हमने ये एडवाइजरी पहले भी जारी की है और अभी हम बता रहे हैं। तो मतलब इनको रोका जा रहा है कहीं, जो कि हो भी सकता था कि आराम से टोल प्लाजा पे कहीं किसी तरफ उनको रोक लिया जाए? ऑफिशियली इनको रोका जा रहा है या बस रिक्वेस्ट है ये? नहीं, अभी तो सड़कें ब्लॉक हैं, उनको रोका जा रहा है और जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ पर उनको रोका भी जा रहा है और सड़कें भी बंद है, वहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता इस वक्त। और वो जो आप 250 के करीब सयाह कह रहे हैं कि वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनको आप कोशिश कर रहे हैं कि सहूलियात भरपूर मिले, यानी कि मुफ्त में उनको ठहराने का इंतजाम हो, खाने पीने का उनका इंतजाम? बिल्कुल, इसमें उनके लिए खाने का भी वहाँ पे लोकल लोगों ने भी, हुकूमत ने इंतजाम किया है। उसमें गवर्नमेंट की अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने भी हिस्सा लिया है और उसके अलावा उनके रिहाइश के हवाले से, खासकर अकोमोडेशन के हवाले से मुकम्मल इंतजाम हुए हैं। वहाँ पे जो होटल एसोसिएशन है 3 दिन तक उन्होंने भी उसको बिल्कुल फ्री रिहाइश का इंतजाम किया है। गवर्नमेंट ने भी अपने जो गेस्ट हाउसेस थे, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उनको खोल दिए हैं। इस हवाले से उनके खिलाफ कोई इशू नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। फैजल साहब, वहाँ का वैसे थोड़ा सा निज़ाम बताएं कि कितनी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है, कितनी फ्रीक्वेंटली बारिश हो रही है, बिजली का निज़ाम, कम्युनिकेशन का, फोन्स वगैरह, मोबाइल चल रहे हैं, तो लोकल लोग भी बहुत तकलीफ में होंगे, वो बताइएगा। बिल्कुल, जो मुकामी सतह पे जो लोगों का नुकसान हुआ है वो बयान के काबिल नहीं है। ये जो बाबूसर के अंदर जो सैलानी रंग में तबाही मचा दी है, स्टोर के इलाके में एक जगह में एक कैजुअलिटी हुई है वहाँ पर, जिला जिंदगी और बल्तिस्तान के इलाकों में और खासकर बेवसाई के आसपास इधर बहुत तबाही फैल गई है। खासकर ये शाहरा बाबूसर के ऊपर इसमें 100 के करीब घर हो चुके हैं। 2-3 मसाजिदें हैं, इसमें थोर का एक इलाका है वो डैमेज हुआ है। 2-3 जो मसाजिद थी वो शहीद हुई है। एक गंदम का डेपो जो है वो इन सैलानी दलों के साथ बह गया। एक स्कूल बह गया है, एक पुलिस चौकी इसके साथ बह गई है। मौसलाती निजाम धरम भरम है, कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है, सारा सिस्टम, बिजली के खंभे गिरे हैं, पावर हाउस डैमेज हुए हैं, बिजली का निजाम धरम भरम है। ये तो बहुत ज्यादा नुकसान का इलाका इस सड़क का पूरी तौर पर तबाह हो चुका है। लोगों के खड़ी फसलें, उनके खेत खलियान, उनकी दुकानें और जगह जगह से उनके आसार भी मिट चुके हैं।
ऐसे हालात के अंदर वहां पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों की बहाली का ऑपरेशन और उनके देखभाल और का इसमें रिलीफ इतना ऑपरेशन बड़ा जारी जब है। इतना एक्सटेंसिव ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत से भी कोऑर्डिनेशन है, एनडीएमए से भी भरपूर कोऑर्डिनेशन है आपकी, जो भी सपोर्ट दरकार हो आपको फौरी तौर पर मिलेगी? हमारी रास्ते तो हैं, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को चाहिए कि गिलगित-बल्तिस्तान के मामलात में पहले से बेहतर तरीके से देखा जाए, क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और ये वफाकी ग्रांट चल रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि गिलगित-बल्तिस्तान के इस बुरे वक्त में और जिस तरह से तबाही वहाँ फैल गई है, इसमें बिल्कुल दिल खोल कर मदद करने की जरूरत है और जीबी को जीबी के सर पे दस्त पे शफकत रखने की जरूरत है। फैजल साहब, ये मैंने आपसे पहले पूछा था कि बारिश कितनी फ्रीक्वेंटली अभी हो रही है, थम गई है या बार बार हो रही है इंटरवल्स के साथ? हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है और जो गिलगित-बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें दरिया का बहाव बढ़ गया है नशीबी इलाकों में, इसलिए ये ध्यान में बाजी जाती भी कि वो रोक दिया लोगों को तो नशीबी इलाकों में लोकल आबादी में सफर। अच्छा, आम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई ये सैलाब की सूरत कैसे हो रही है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, रेले कहाँ से आ रहे हैं, क्यों इस तरह की खौफनाक सैलाबी सूरत बनी हुई है गिलगित में? आपको क्या लगता है? देखिए, सैलाबी रेले तो पानी की रेले तो कम है, इसमें मड आ रहा है, इसमें बोल्डर आ रहा है, इसमें लकड़ी की वो इमारती लकड़ी इसमें साथ आ रही है, सब मिलकर सैलाबी आ रहा है, खासकर चारा बाबूसर के ऊपर। तो इस वक्त इस तरह की बारिश की कोई शदीद बारिश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दरिया का बहाव बढ़ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बिल्कुल उसकी वजह से। हाँ, वो लैंडस्लाइडिंग भी सारा कुछ मिलके बहुत ही खौफनाक सिचुएशन। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फिराक साहब, आपने हमें गिलगित बल्तिस्तान का अहवाल दिया और अहवाल कुछ नहीं है, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, इमरजेंसी किसी कैफियत है। एक तो बारिश भी है, बारिश में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग की सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल, तो क्या क्या मसाइल है जिनसे निपटना है अभी जीबी हुकूमत को। अच्छा जी, अब क्लाउड बस्ट के साथ साथ पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं क्रिकेट में, वो भी कुछ वो बलून बस्ट हो गया पाकिस्तान ही हो रहा है वैसे। हाँ, तीन T20 मैचेस की सीरीज थी, बांग्लादेश पाकिस्तान टीम गई थी। अच्छा, बांग्लादेश में वैसे जाना है कि मैं आपको बताऊं कि जो भी टीम्स गई हैं, इवन टॉप टीम्स भी गई हैं, तो वहां बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया उनको, अपने होम ग्राउंड पे वो आसानी से जीतने नहीं देते हैं। लेकिन ये दो जो T20 अभी तक हुए, सीरीज जीत गए, 3 T20 मैचेस की सीरीज थी, 2 वो जीत चुके हैं, तो सीरीज तो जीत गए। अब तीसरा मैच तो ऐसे ही होगा, बस एक फिलर के तौर पर ही होगा, और अगर हार जाता है वो भी पाकिस्तान, तो फिर तो क्लीन स्वीप हो जाता है। हाँ, वो यानी ऐसा होगा कि सवाल तो ये कैसा खेला, ये कैसा खेला, बिल्कुल 8 रन से दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, और बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर्स में आखिरी गेंद पर 133 रन पर ऑल आउट हो गई वो, और उसके बाद 133 रन भी T20 में चेज नहीं हो सके टीम मतलब पाकिस्तान से। एक तो बांग्लादेश की टीम आप कह रहे हैं कि अच्छा खेली और हमने भी उनको बहुत सपोर्ट किया जीतने में। बांग्लादेश की टीम ने अच्छा क्या खेले, 133 रन बनाए उन्होंने, यानी इतने कुछ ज्यादा टारगेट नहीं है T20 में, तो मतलब लेकिन उसके ओके गेम थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो खेल नहीं पाए, और ज्यादा ही ढीला खेले, ज्यादा ही बुरा खेले, और एक रिकॉर्ड मेरे ख्याल कल बनाया था बुरे खेल का, और अब हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़े। बड़े अफसोस की बात है, क्रिकेट को डिस्कस क्यों किया जा रहा है, करेंगे इसको। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं अभी से कह रही हूँ बास्केटबॉल ले आइए, फुटबॉल ले आइए, क्योंकि क्रिकेट जो है ना, फिर क्रिकेट भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसका ये तरीका है, क्रिकेट ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो हमें क्रिकेट एक्सपर्ट अली तनोली ने ज्वाइन किया। अली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको शो पर। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी खैरियत से, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताया अली, कल क्या हुआ? उससे पहले भी मैच पाकिस्तान हार गया, चले भाई टीम जाती है, पहला मैच हो जाता है कि हार जाते हैं, पिच नहीं पता थे। कल के मैच में आपने क्या देखा? वैसे तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि विकेट्स ठीक है ग्रिप कर रही हैं और बाउंस भी हो रहा है विकेट्स पे, पाकिस्तानी बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा, उनकी प्रैक्टिस नहीं लग रही इन पिचेस पे खेलने की। क्रिकेट नजर नहीं आई, लेकिन और क्या दिखा? जी, आपने ठीक कहा कि उनको बॉल्स भी नजर नहीं आ रही थी, और अगर देखा जाए तो यहाँ जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो कराची में ये कैंप लगाया गया, और ये प्ली ली गई कि हम जो बांग्लादेश की कंडीशंस हैं उससे अवेयर होना चाहते हैं, और पूरा फोकस ये रखा गया कि स्पिनिंग ट्रैक होंगे, वहाँ स्पिन होगी। तो आपने देखा तो कहीं भी मेजॉरिटी जो विकेट थी वो फास्ट बॉलर्स ने ली, और कल भी हमारे जो 15 पे हमारे 5-6 आउट हो गए, और हालत ये है कि 6 प्लेयर ऐसे थे
जो हमारे टॉप के 6 प्लेयर वो 10 रन से ऊपर नहीं जा सके। 3 प्लेयर हमारे 0 पे आउट हुए और बाकियों की हालत ये है कि कोई 10 से ऊपर नहीं गया। तो आप मुझे बताएं ना, ये जो बात की जाती है फेयरलेस क्रिकेट की, जोहेब भाई, क्योंकि इस पे पूरा फोकस था कि फेयरलेस क्रिकेट खेली जाएगी, एवरेज को बेहतर किया जाएगा। ये ब्रेनलेस क्रिकेट हो गई है। ब्रेनलेस क्रिकेट हो गई, गेमलेस क्रिकेट है ये। लेकिन वैसे अली, आप मुझे बताएं कि मसले कोई हो सकता है, देखिए आप और हम ऐसी बात करें, क्या पता इनको कोई सीरियस मसला हो, इनको कोई नींद की कमी, पट्ठों में दर्द, या ध्यान कहीं और, कान में दर्द, दांत में, दाढ़ों में दर्द, कोई प्लेयर्स को मसला क्या पता जेन्युइन मसला हो और सबको ही हो, क्या चक्कर है? कोई नाखून तो नहीं तंग कर रहा, पैर में काट रहा हो, खेला ना जा रहा हो, हाँ, या शूज नहीं दिए किसी ने, अच्छे शूज नहीं, क्या मतलब कौन निकल आया, वॉट हो हाथ में, क्या मसला है? नादिया, आपकी बात को उन्होंने सीरियस ले लिया है। वो समझते हैं बस ये खेल कूद ही है, हम जाना है, हमने खेलना कूदना है, बस एंजॉय करना है। कोई ये फोकस नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कोई पाकिस्तान की इज्जत हमारे लिए अहम है। और बात की जाए हमारे जो स्टार प्लेयर हैं, जो हमारे हीरे हैं, खुशदिल शाह, पता नहीं क्या क्राइटेरिया है उनको यहाँ टीम में रखने का। उसकी बाद मोहम्मद नवाज की बात की जाए, क्या क्राइटेरिया है उनको रखने का? टीम सिलेक्शन ऐसी है कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है। अभी कल की भी हम बात करें तो उन्होंने प्रॉपर 5 बॉलर खिलाए और उसी से उन्होंने विकेट्स ली। फास्ट बॉलर ने 6 विकेट लेके दी, आपके एक रन आउट हो गए, और इसी तरह 2 स्पिनर ने विकेट ले ली। जबकि हमने एक पता नहीं क्या गेम प्लान है ही नहीं। और दूसरा, आप इस पूरा फोकस देखें कि हमने 7 बॉलर्स से बॉलिंग कराई, कोई गेम प्लान नहीं था। यूं लगता है कि बस ये था कि भाई सबको बॉलिंग भी देनी है और सबको बैटिंग भी देनी है। तो ये तो हमने क्या, फिर हम जाए तो जाए कहाँ? हमने रिजवान और बाबर को भाई निकाला टीम से कि ये स्लो हैं और ये ठीक, मतलब और अच्छा भी नहीं खेल रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खेल रहे थे और हमने उनसे ज्यादती कर दी। हमने कहा ये यंगस्टर्स आएंगे, साइम अयूब आएगा, मोहम्मद हारिस आएगा, तो जरा टीम में एक फ्लेयर आएगा, जिद्दत आएगी, हाँ, पैशन होगा, यंग ब्लड। ये भी नहीं कर रहे, तो ये यंग ब्लड भी चल नहीं रहा है, इसको भी झटके दे थोड़े। करना क्या, इन्हीं से कंटिन्यू करना हमने, या फिर उनको दोबारा ट्राई करना होगा क्या? ये जोहेब भाई, अलमिया देखे ना कि हमने एक गेम प्लान रखा और माइक हैसन को लेके आए कि जी ओवरसीज कोच होगा, जो थोड़ा टेम्परामेंट भी बेहतर होता है और वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की बात करते हैं। अब देखे ना, हालत ये है कि अब हम दोबारा वही बात कर रहे हैं कि जो जिनकी एवरेज बहुत ही कम थी, स्ट्राइक रेट बहुत कम था। जैसे बाबर को ये कह के बाहर किया कि जी आपकी स्ट्राइक रेट बहुत कम, अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करें। माइक हैसन ने अभी जब कैंप भी लगा तो ये बात की कि आपका स्ट्राइक रेट कम है। जबकि स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो बाबर का स्ट्राइक रेट 138 है। इसके अलावा पूरी अभी टीम में देखें, जो हमारे साइम अयूब है उनका स्ट्राइक रेट 134 का है। उसके अलावा फखर जमान का स्ट्राइक रेट 128 का है। तो अभी देखा जाए तो बजाय हमें बाबर आजम ही लगते हैं कि बाबर आजम इन सबसे बेहतर हैं और उनका एवरेज भी 39 का है। इसमें बाकी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका एवरेज 39 को। तो आप देखें ना कि हाँ, क्रिकेट का अलमिया देखें कि हम दिन ब दिन एक तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। तो फिर हम रेलू कट्टे कहते हैं इनको, तो फिर बुरा लगता है इनको। ये रेलू कट्टे ही हो गए ना सारे। वो क्या होता है रेलू कट्टा? क्या होगा कि आप 8 नंबर की टीम है और 10 नंबर की टीम से भी हार रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप 10 नंबर के बाद की जो रैंकिंग की टीम है आप उनसे खेल रहे हैं, उनसे अपना वर्ल्ड कप करा के उसमें चैंपियन बन जाएं, तो आपको फिर रेलू कट्टा नहीं बोलेगा। टीम में जगह बनाने के लिए वो रेलू कट्टा ये होता है कि आपने थोड़ी बहुत बॉलिंग भी आपको आती है, थोड़ी बहुत आपको बैटिंग भी आती है और थोड़ा बहुत कुछ आता है आपको। ये तो हमारे मेरे ड्रामों में भी किसी के साथ इसको मंसूब कर सकते हैं लफ्ज को। आई लाइक द लफ्ज रेलू कट्टा, बिल्कुल, यानी कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है, बड़ा जबरदस्त तो स्पेशलिस्ट। अच्छा, और आप अली देखिए ये बात भी कि आपने पिच को भी नहीं असेस किया। इससे पहले एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल चुके हैं कि भाई शेरे बंगला स्टेडियम में कैसी होती है विकेट। अच्छा, विकेट बड़ी डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि विकेट बहुत इजी खेल रही है, डिफिकल्ट खेल रही है विकेट, ग्रिप कर रही है बॉल। हाँ जी, यही मसला है ना, अगर डिफरेंट खेल रही है या मुश्किल खेल रही है तो वो उनके लिए भी खेल रही है। तो हमारे लिए स्पेसिफिक थोड़ी है कि सिर्फ हमारे लिए कोई अलग विकेट बनाई जाती है तो उनके लिए अलग विकेट बनाई जाती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि अभी पूरी विकेट को कोई असेस करने वाला ही नहीं है। हमने यहाँ कंडीशंस भी रखी कराची में कि जी हमने वो बांग्लादेश की कंडीशंस को मीट करेंगे। कहाँ कराची की अलग है, बिल्कुल कराची का तो वेदर भी है, आपको बेहतर अंदाजा है। और जैसे नादिया ने बात की कि रेलू कट्टे, हालत ये है कि हमारे टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट में भी रेलू कट्टे हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, हमने जो टीम मैनेजमेंट जो हमने टीम अनाउंस कराई वो ऐसे बंदे से कराई कि उससे बेहतर नादिया को क्रिकेट का पता होगा। उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। आमिर मीर साहब, नादिया आपको पता होगा कि उनका क्या एक्सपर्टीज है या उनको किस क्राइटेरिया पे उनको यहाँ मैनेजमेंट में रखा गया है। वो उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है। जबकि वो इंटरिम गवर्नमेंट में अभी
वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। अभी भी अगर वो देखा जाए तो वो इस वजह से बोर्ड में है कि वो उनका मोहसिन नकवी से कोई तल्लक है, इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्रिकेट टीम अनाउंस की, उन्होंने क्रिकेट टीम ऐसे अनाउंस की जैसे कोई इंटीरियर मिनिस्टर आके टीम अनाउंस करता है। उनसे जब सवाल हुआ कि भाई इस बंदे को आपने टीम में क्यों रखा, वो आगे से कहते हैं भाई आप बड़े गलत सवाल कर रहे हैं, इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है अली, मुझे ये लगता है इसके पीछे ये एक मेथड है कि आप उन्हीं लोगों को दोबारा लाने के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे ऐसी सिलेक्शन करो, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि उसको फेल ही होना है। नहीं और कोई बड़ा ठीक है, ताकि फिर हम उन्हीं को याद करें। यार वो शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा था, उसी को ले आओ यार प्लीज। मतलब बुरी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगने लगेगी। लेकिन आप ये देखिए, ये वैसे इन्वेस्टिगेशन अली होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली हम लोग बुरा खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली मैच हार रहे हैं, कोई बेहतरी आ नहीं रही, तो बिल्कुल मैनेजमेंट ऊपर कहीं सीरियस, इधर पूरे स्ट्रक्चर को ठीक करना जरूरी है। इस पे तो कोई कमेटी बिठाए, मैं तो कहती हूँ। जी बिल्कुल आपने ठीक बात की। अकाउंटेबिलिटी का कोई यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। मैं आपको एक बात बड़े मजे की बताऊं, यहाँ इस्लामाबाद में 10 जो क्रिकेट ग्राउंड है उनको लीज करने की बात की जा रही है। आप जब क्रिकेट ग्राउंड लीज करेंगे तो आप बताएं ना कि आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। आप कहते हैं हमारे पास बैकअप नहीं है, बैकअप कहाँ से आएगा। आप हर चीज कमर्शलाइज करेंगे, जबकि यहाँ इस्लामाबाद में तो मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वही चेयरमैन पीसीबी। बस टैलेंट हंट होता रहता है। हम ये देखते हैं टैलेंट हंट ऐसे चल रहा होता है कि ओहो ग्रास रूट लेवल पे लड़कों को हम पिक करेंगे और ये हो जाएगा, हो जाए कुछ नजर। अच्छा मुझे हमारा गलत। अच्छा उस पे बात करें लेजेंड्स चैंपियनशिप, लेजेंड्स वाला बिल्कुल उस पे बात करते हैं। की वजह से इंडियन टीम ने इनकार कर दिया कि भी हम नहीं खेलेंगे अगर शाहिद अफरीदी खेलेंगे। ये क्यों? जी वो पूरा वाकया ये था कि पहले एक तो हमारी टीम को पता नहीं इस बात पे गैरत क्यों नहीं आती कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा पाकिस्तान की इज्जत भी बड़ी अहम है। जबकि ये पूरा वाकया ये था कि पहले जब उन्होंने प्ली ली कि जी शाहिद अफरीदी नहीं खेलेंगे, शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, तो उस पे पाकिस्तान टीम ने ये एग्री कर लिया कि चले ठीक है जी शाहिद अफरीदी नहीं खेलेंगे। अच्छा, इस पे फिर उन्होंने दोबारा जब इस पे एग्री हो गए, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भाई वो ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। वो ग्राउंड में आते हैं तो फैन बेस होती है, लोग उनके साथ जेलन होते हैं, तो वो पूरा एक डाइवर्जन होती है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट थी वो इस पे भी एग्री कर गई कि ठीक है जी वो ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। अच्छा जी, जब उन्होंने जी इस पे भी एग्री कर गए वो कि वो ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। देखिए ना कि आप क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ पैसा कमाना है, पाकिस्तान की इज्जत अहम नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद? ये हुआ नादिया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे खेलते ही नहीं है। अच्छा चलो, तो आप देखें वो इनको घुटनों पे ले आए, क्योंकि पूरा जो ब्रॉडकास्टर्स का जो मेन ग्रुप है वो इंडिया का है, स्पॉन्सर जो है वो इंडिया के हैं, तो उन्होंने तो कहीं खेलना ही नहीं था। आईसीसी भी इंडिया की है अब तो। यानी आफरीदी नहीं आए, सब कुछ उनकी मान ली गई, उसके बाद उन्होंने कहा बस अब हम खेल ही नहीं रहे तुम्हारे साथ, चलो। अच्छा ये बात नहीं पता लैंड पे, क्योंकि उन्होंने खेलना ही नहीं था। आप ये देखिए ना कि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, ये पाकिस्तान की बेइज्जती है कि ये आप सब चीज उनसे एग्री करके और आप ये कहते रहे कि जी ठीक है जो आप कहते हैं। क्यों था कि आपने बस आपके लिए वो पैसा मैटर करता था, आपने पैसे लिए हुए थे तो आप चाह रहे थे कि चले अली आपसे दोबारा भी राब्ता रहेगा। अभी तो सीरीज आ रही है बड़ी, और एशिया कप भी अगर होता है तो ये तो पता ही नहीं था मुझे। बहुत शुक्रिया। वाकई बड़ी बेइज्जती की बात। क्यों भाई, हम क्यों उनकी बात पहले ही आप ये कहते हैं कि मैं कहती हूं खेलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ दिस हैज बिकम अ वेरी अगली बिजनेस। जब आपको पता है कि आईसीसी में सब चलती हिंदुस्तान की, तो आप उनके साथ खेलने का सोचते क्यों है? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ी सी बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या बात है, इतना मतलब यानी मेरा चाय एंजॉय करने का टाइम आ गया। नहीं मुझे भी नहीं ज्यादा पता, मैं तो तुम्हारे पे काउंट कर रही हूँ कि सेगमेंट तुमने ज़ोहेब ने करना है। मैं शुरू में बोल लूँ, बात ये कि इतनी सारी चीजें और जो हमारी जनरेशन है, मुझे तो लगता है कि ये टू मच हो रहा है। हम पीछे रह गए वैसे, हमारी जनरेशन पीछे रह गई। नहीं समझ आ रही चीजें। नहीं आती यार, इतना ज्यादा नहीं आती। ये सिरी, जेमिनी, सिरी पाए नहीं समझ आ सिरी पावे ये हाँ याद है। मुझे तो कल पता चला 2 साल बाद कि मेरी गाड़ी में एक बटन है जिसपे ना लगा ऐसे तस्वीर बनी है, किसी को बोल रहा है वॉइस। तो मैंने कभी इसको यूज ही नहीं किया, तो कल मैंने उसको दबाया तो वो आप उसको कमांड देते वो गाना चल पड़ता है। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो बोला, मैं उड़ा शुजा हैदर, चल पड़ा। नहीं आपकी सारी मैं खुद नहीं सुनो, मैं इतनी खुश कि मैंने कहा तो कमाल हो गया। आइंदा मैं इसको मैंने कहा अच्छा कॉल फैसल, वो नहीं उसको समझ आई बात। अच्छा सनरूफ वगैरह खुल जाएगी, सब चीज हो जाएगा आपका। मैं एक बटन से दबा के मैं उसको कमांड देती हूँ तो बातें पूरी करती है। उसके बाद मैं इतनी खुश, 2-3 कमांड दिए। उसके बाद मैंने जो उसने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे जहर लगी। फिर मैंने कहा पहले क्या था
जो तुमने दो गाने मुझे सुनाए और मेरा इतना मतलब मैं मोराल हाई कर दिया। अब मैं कल से उसको कह रही हूँ ये गाना चला दो, इसको फोन कर दो, तो वो कह रही है आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैं दिल कर रहा है वो मैं बटन को ना कोई उसको अच्छा, लेकिन नहीं, देखिए आप सही कह रही है कि अब ये जनरेशनल गैप वो तो होता ही है, क्योंकि अब जो बच्चे आ रहे हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं पता होता। बहुत तेज है। अब जब टिक टैक नहीं है, वो जो टिक टैक गेम होती है, वो हमें कितना अरसे में समझ आई। मेरा बेटा 6 साल का, उसको मैंने समझाया, वो खेल रहा है। अब मैंने उसको समझाया कि किनू आपने 2 तरफ से अटैक करना है, समझ गया। कैसे हमें तो नहीं आती थी समझ। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो जब तक 4 दफा अम्मी अब्बा से बेइज्जत नहीं होते थे तो हमें नहीं समझ आती थी। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से एडवांस हो रही है कि उसके साथ कीप अप रखना बड़ा इट्स डिफिकल्ट टू कीप। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चीन में कालवी यूथ डेवलपमेंट फोरम है, इसमें 3 पाकिस्तानी मंसूबे 100 एक्सीलेंस एक्शंस की फहरिस्त में शामिल हो गए। अच्छा, हुआ यह है कि WYDF में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स रखे गए थे और इनमें से 10 को अवार्ड दिया गया है। को फाउंडर पाक जीपीटी फरागुल राहू, जो कि पाक जीपीटी मॉडल में उन्होंने अवार्ड, फरागुल रहूजा, जिन्होंने इसमें पाक जीपीटी मॉडल में अवार्ड भी जीता है। फरा का ताल्लुक सिंध के जिला दादू से है, जहां तालीम ज़ाहिर इतनी आम नहीं है और इतना कोई ज़्यादा बड़ा शहर भी नहीं है। पाक जीपीटी को इतना सादा उन्होंने कर दिया, आम फहम बना दिया है कि इंसान से फायदा उठा सकता है। अच्छा, है क्या पाक जीपीटी? इसमें होता है कि अंग्रेजी में तो होता है ना कि चैट जीपीटी में आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप कमांड देते हैं और वो टाइप हो जाता है, सारी चीजें। अच्छा, इन्होंने चेंज क्या किया, इसमें इलाकाई जबान को भी सपोर्ट करता है सिस्टम, ये पाक जीपीटी जो है। अच्छा, यानी सिंधी में अगर आप बोलेंगे तो सिंधी में भी टाइप हो जाएगा और कमांड को सुनेगा। अब वो कैसे होगा? अब वो कैसे होगा ये हम जानेंगे ना, सिंधी, उर्दू, पश्तो वगैरह सारी चीजें। मेरे ख्याल है बच्ची खुद ही हमें समझा देंगे। आप फराज, अभी आपका सही इम्तिहान शुरू हुआ है कि आप हमें समझाएं। हमें समझाएं, हमें हुआ क्या था, आपने किया क्या, और अब इसका क्या फायदा और अवार्ड जो मिला है। हाँ फरा, कैसी हो? बढ़िया, प्यारी बच्ची। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। अच्छा फरा बेटा, माइंड ना करना, लेकिन ज्यादा चीजें हमें समझ नहीं आती, तुम खुद खुल के बताओ। क्या ये क्या कॉन्टेस्ट था, ये क्या था, फिर तुमने क्या किया और फिर क्या हो गया और अब क्या होना है? अच्छा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं दादू सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो आई सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर पीपल टू एक्सेस बेसिक इंफॉर्मेशन, स्पेशली जो औरतें होती हैं या जो रूरल यूथ होती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। जो अर्बन एरियाज हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी अच्छा होता है और लोगों को इंग्लिश भी आ रही होती है, तो जितने भी टूल्स होते हैं AI के, जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया, वो लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ना इंटरनेट होता है, ना लोग लोकल इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और मोस्ट टूल्स डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस, तो ना वो एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिजिटल डिवाइड है वो टेक्नोलॉजी इशू नहीं है, वो जस्टिस इशू है। तो फराज हुसैन गुरडो जो इसके फाउंडर हैं, और मैं को फाउंडर हूँ उस प्रोजेक्ट की, पाक जीपीटी, पाकिस्तान जीपीटी। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल एंड इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ताकि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड जस्ट बिकॉज देयर इंटरनेट इज स्लो और देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट। ये कम्युनिकेट करता है लोकल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान में, उर्दू, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची, और इसके अलावा ये काम करता है लो बैंडविड्थ कनेक्शंस में। मगर मतलब आपका इंटरनेट अगर स्लो भी है तब भी ये आपको बिल्कुल, ये तब भी आपको जवाब दे देगा जो भी आप इससे पूछोगे। मुझे फरा बताओ, चैट जीपीटी से क्या क्या काम करवा सकते हैं आप उसको? जैसे आप सिंधी में बोल रहे हैं ना, एक तो बोलना तो है, लेकिन बोलना क्या उसको, हम उसको कौन से अपने मसले काम बताएं तो वो कर सकता है। हाँ, देखिए, एक तो हमारे हमने इसमें स्पेशली डिजाइन किया है कि सबसे पहले लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हों, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, लोग इससे डिजिटल स्किल सीखें। तो जैसे ही आप पाक जीपीटी ओपन करोगे तो वो आपसे डिफरेंट चीजें पूछेगा कि इफ यू वांट टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, इफ यू वांट टू लर्न पोट्री या हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, तो वो AI गाइडेंस उसको मिल जाएगी। तो आप जस्ट बटन क्लिक करोगे या आप जस्ट 1 2 पे वो दबाओगे कि मुझे ये वाली चीज लर्न करनी है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वाले उस नहीं, ये तो चैट जीपीटी में भी होता है ना, बहुत ज्यादा बाइस। हाँ, ये तो चैट जीपीटी में भी होता है ना, गाइडेंस सारी चीजें। नहीं, सिंधी, पश्तो, उर्दू, यानी मैं उर्दू में कह रहा हूँ कि मुझे ये चीज लर्न करनी है, तो वो उर्दू में आ जाएगा सामने मेरे सब कुछ, या क्या होगा, वो ट्रांसलेट होके आएगा? बिल्कुल,
वो सारा उर्दू में आ जाएगा। अच्छा मैं आपको बात बताती हूँ, ये सिर्फ मैं जो हमारे रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको लिखने नहीं आता, ठीक है, लेकिन उनको कभी कभी बोलने तो सबको अपनी लैंग्वेज आती है, लेकिन उनको लिखने नहीं आती है। तो अगर वो चैट जीपीटी में लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो चैट जीपीटी उनको आंसर कैसे देगा? तो बेसिकली बात ये है कि आपने बस एक नंबर डायल करना होता है, एक टोल फ्री नंबर है, वो नंबर भी टोल फ्री है, उसमें पहले से प्री लोडेड डाटा है अलग अलग सूबों का। आप जस्ट एक कॉल मिलाते हो और जस्ट उससे हेलो से बात स्टार्ट करते हो। जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज में उसे कहते हो कि हेलो, और वो फिर या फॉर एग्जांपल उर्दू में उसे हेलो करते हो, तो वो खुद आपको बताएगा कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। उसके बाद आप खुद उसे बताओगे कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो वो खुद आपको अच्छा, बताएगा। एक लिमिटेड डेटा उसके अंदर है, लिमिटेड डेटा अंदर है उसके, और उसी से मुताल्लिक वो बताएगा। जैसे कि स्पोर्ट्स की आपने बात कर दी है, ये चीजें जो भी आपने बात करना है। अच्छा सही। तो फरा उसका मतलब चैट जीपीटी जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके साथ मतलब कोलैबोरेशन नहीं है सच, आपको खुद इसमें डालना पड़ा है सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, चीजें अलग से। अच्छा, एक तो ओपन एआई का इसका वर्जन है, देखें हमने क्या किया कि सबसे पहले फराज और मैंने ओपन एआई को लिया है, ओपन एआई से सारी इंफॉर्मेशन निकाली है जो भी ओपन एआई पे है, फिर गूगल ट्रांसलेटर्स वगैरह यूज किए हैं जिन जिन लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट कर रहा है, उसको ट्रांसलेट किया है। फिर क्योंकि ऑफलाइन वर्जन है ताकि लोग इंटरनेट पे कम्युनिकेट करे, तो फिर हमने क्या किया कि उसको उसमें डाल दिया कि अब ये ऑफलाइन पे काम करे, तो प्री लोडेड डाटा जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो ऑलरेडी उसमें डाल दिया है। और कुछ लोगों को मोबाइल है आपके पास अभी हमें भी तो दिखा, अगर आप दिखा सकें, क्योंकि हम तो अब जानना चाहते हैं ना मोबाइल में, जैसे आप कुछ लिखें या कोई बात करें, अगर डेमो हो जाए थोड़ा सा करके बताओ, हो सकता है? अच्छा, अभी जो मोबाइल जिस मोबाइल पे मेरा सारा है वो ये है, मैं फोन वो यूज कर रही हूं आपके साथ। वही तो मोबाइल होगा ना। अच्छा नहीं, चलो मेरे पास अगर मोबाइल है तो मैं क्या डाउनलोड करूं, क्या करूं, जरा बता दो थोड़ा सा, मैं भी बड़ा सादा हूं इन चीजों में। अच्छा, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो प्ले स्टोर पे अपलोडेड नहीं है, क्योंकि ये ऐप होगा। अच्छा, ये ऐप होगा, डाउनलोड करेंगे, इज इट अ फ्री ऐप या पेड ऐप है? नहीं, ये फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन अभी ये आउटसोर्स नहीं है, लाइक ये सबके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हमें पार्टनरशिप चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। चाइना ऑलरेडी इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह चाइना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे 2 अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इस अवार्ड में वो लोग चाह रहे हैं कि मैं अपना प्रोजेक्ट चाइना में इनकलकेट करूं, लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज्यादा पता नहीं है मेरे प्रोजेक्ट का, तो पाकिस्तान में आई डोंट नो उस तरीके से फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है। जस्ट मैं जाती हूँ डोर टू डोर अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने, लोगों को सिखाने कि ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से काम करता है, तो फिलहाल ये है। और वो जो एम्प्लॉयमेंट की आप बात करी थी वो कैसे जनरेट होगी, वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। ट्रेनिंग, देखिए ना, आप कोर्सेज करेंगे, ट्रेनिंग होंगी, तो आपको जॉब्स के बेहतर उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ना। ट्रेनिंग उन जबानों में तो जॉब्स नहीं मिलेगी ना, जॉब्स तो आपको अंग्रेजी लेकिन आप सीख तो लेंगे ना, कुछ स्किल्स आएगी तो जॉब मिलेगी। अच्छा, क्राफ्ट, हाँ सही है, स्किल्स आएंगी, जैसे आप कुछ भी सीखना चाह रहे हो। मुझे तो सच्ची स्किल्स सिखाता है वो, फरा, मुझे बिजली का काम सीखना है, मुझे प्लम्बिंग का काम सीखना है, मुझे ये जो है ना गाड़ी का मैकेनिक वाले काम सीखने, मैं सीख सकती हूँ। बिल्कुल आप सीख सकते हो, जस्ट आपने ना उसको बताना होगा कि मैंने प्लम्बिंग सीखना है, ठीक है, मैंने ये करना है। तो अगर आप उसका व्हाट्सएप वाला मॉडल यूज करोगे तो उसमें ये होगा कि वो आपको सारे पिक्चर्स जनरेट करके दे देगा। और अगेन हम यूजर के डाटा को देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर का डाटा प्लम्बिंग डाल रहा है ना, तो हमारे उसमें आ जाएगा कि अच्छा लोग प्लम्बिंग मांग रहे हैं और अब हमने इसमें प्लम्बिंग वाली सर्विसेज डालनी है। तो ये सारा ना वीकली अपडेट भी हम इसे करते रहते हैं। अच्छा, ये नॉलेज जो वो हर तरह की तुमसे मैं इससे जरा रिलेटेड सवाल पूछूंगी, जो कि सब आजकल सोच रहे हैं कि जब हम लोग कोई रील्स वगैरह देख रहे होते हैं या गूगल वगैरह कुछ इस तरह सर्च कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं सामने वही आ जाती हैं वीडियोस। देखा है, मेरे साथ हुआ है कि मैं कोई मेकअप का सोच रही हूँ या खास किसी कपड़ों के ब्रांड का सोच रही हूँ, वही इंफॉर्मेशन आने शुरू हो जाती है। पेट्स की वीडियो मैंने देखी, सारी वही आ रही हैं। ये क्या चक्कर है? क्या वो हमें हमारा दिमाग पड़ रहा है या क्या, मतलब क्या हो रहा है? आपके सर्च मैं आपको एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताती हूँ। लोगों को लगता है कि एआई बहुत ज्यादा न्यू चीज है, लेकिन ये वाली जो चीज आप बता रही है ना, ये काफी पुरानी है। कि हम जो चीज देखते हैं या इवन बोलते हैं, मैं शूज की बात कर रही हूँ, अचानक से मेरी फीड में सिर्फ शूज आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिडिक्टिव मॉडल्स यूज करते हैं। प्रिडिक्टिव मॉडल्स का मतलब ये होता है कि एल्गोरिथम्स होते हैं पीछे बैकएंड पे, जो कि एआई होती है। आपने जस्ट नाम लेना होता है या वो सर्च करना होता है, तो वो जो एआई है ना, वो उसको कैप्चर कर लेता है। नाम लेना कहने का मतलब करके आपको वही, मतलब हमारा फोन हमें सुन रहा है और हमारा हमें देख भी रहा है।
आपको देख नहीं रहा, लेकिन हाँ आपको सुन रहा है जब आपका इंटरनेट ऑन है तब। मैं तो AI फिर आपको भी देख कहती रहा हूँ, है, मुझे तो बिल्कुल लग ऐसा फिर ही भी है। मैं कहती हूँ बेहतर यही है कि आप सब जो है ना अपने कैमरे के ना उस पर टेप लगा रहे हैं, लोग आज कर रहे हैं और बाथरूम वगैरह कहीं इधर उधर ना लेके जाए, फोन का कोई भरोसा नहीं। और लेके क्यों जाना है भाई मतलब ख्याल रखना चाहिए। 90% लोग वॉशरूम ख्याल में रखना लेके चाहिए। जाते हैं बाथरूम, क्या? बिल्कुल लेके जाते हैं। किस बड़ी वजह से? अजीब आदत है, बस ऐसे टाइम पास। अच्छा, अच्छा, प्राइवेसी क्या बात whatever। अच्छा, खुद हंस रही है उसके बाद। सही बात है। नहीं पता है ये एक आदत है, लोग पहले ना हाँ, लोग किताबें ले करते हैं, मेरा। कॉमिक्स ले जाते थे और नहीं तो शैम्पू की बोतल के पीछे जो लिखा होता था वो पढ़ने लग जाते थे। मतलब ये एक आदत हो जाती है, मतलब जस्ट फॉर कंसंट्रेशन। पर तो इसका मतलब ये है कि अभी इसको थोड़ा सा मजीद टाइम लगेगा और वो डेटा आप ही डाल रहे हैं क्योंकि तो उसको भी ज़ाहिर वक्त लगेगा ना कि एक्सटेंसिव इतना बड़ा डेटा आपके पास हो कि जिस फील्ड के बारे में कोई पूछे तो वो मौजूद हो। ऐसे ही है ना, और उसके लिए प्रोसेसेस भी है भी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। कितना टाइम चाहिए और ये कितना इसमें बिल्कुल, बिल्कुल पैसा भी ऐसा ही लगेगा है। इसमें, पर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इसमें चाहिए होगी इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को। अच्छा बिल्कुल, अभी हमने जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ना उसमें सारी लैंग्वेजेस का लिमिटेड डाटा है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इसको बड़े लेवल पे, क्योंकि अगर ये लिमिटेड उसमें काम करता है और इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी है, इसका मतलब है कि इसमें पोटेंशियल है। अगर ग्लोबली इसमें लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है। तो इसको एक लैंग्वेज इनकलकेट करने के लिए और एक लैंग्वेज को पूरा बनाने के लिए इसमें तकरीबन $5,000 to $7,000 लगते हैं। माशाल्लाह। तो फरा सारा उसको प्री प्रोसेसिंग और सब फरा, कुछ। ये तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हो, इतनी अच्छी तुम्हारी माशाल्लाह एजुकेशन, सारा ये कहाँ से? ये तुमने कोई सेल्फ स्टडी भी की है या तुम्हारे स्कूल कॉलेज का उसमें बहुत दखल है? दादू में नहीं, एक तो मेरे बाबा माशाल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मैं 5 भाइयों की एक बहन हूँ। मेरी अम्मी जो है वो ऑलरेडी टीचर हैं, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। और मेरी एजुकेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत अच्छी रही है। तो आई थिंक ये रीजन है। माशाल्लाह, नहीं बड़ा अच्छा बहुत रीजन है अच्छा, फरा, very थैंक यू सो reason मच। आइंदा कहीं फरा, और फंसो। अच्छा, मेरा वो मैं बटन का पूछूं इससे या ज्यादा हो जाएगा? पूछ ले, बट पूछ ले, मुझे आपके तो मेरी जहन में गाड़ी आ में वो वॉइस वाला कमांड का बटन है, पहले वो दिन तो वो पुरानी गाने बात चला हो गई, दिए, वो इतना वो उसके बाद बात अब मैं उससे कुछ बोलती हूँ तो कहते आई डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या मतलब इस बात का? आई थिंक जो आप उससे पूछ रही है ना वो डाटा उसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें डाटा होगा तो वो आपको जरूर बता देगा। अगर उसमें पता डाटा नहीं क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रही हैं आप भाई? आप गाड़ी से क्या पूछ रही हैं? गाने शान नहीं, मैंने न्यूज का भी कहा 365 न्यूज लाइव। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं दवा तुम अंडरस्टैंड तो सभी कुछ ये क्या पूछना बात शुरू है? कर दिया इन्होंने। नहीं नहीं, और भी मैंने अच्छा, बहुत मेरा सारे बहुत- सवाल किए थे उससे, गाने वाने चीजें पूछी तो नो लिफ्ट। नो लिफ्ट करेंगे, हाँ, सही। तो आई डोंट अंडरस्टैंड एकदम। वो क्या गूंगी बहरी है जी, पागल हो गई है वो। कल तो बता रही थी 2 गाने भी चला दिए उसने, आज लिफ्ट ही कोई नहीं। आज कह रही आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा फरा, बेस्ट ऑफ लक भाई आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। फरा, खुश होके और बात हम करते कहते हैं हैं। हुकूमत सपोर्ट करे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब अच्छा, थोड़ा मेरा सा- एक सवाल है हाँ, आपसे। क्या? मेरा एक सवाल है। हाँ, नहीं तो बेचारी डर गई ना। नहीं, मुझसे क्या मेरे सवाल जहन है? में एकदम से चीजें आई ना, कुछ मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था कुछ एक्ट्रेसेस की। इससे पहले भी हम बहुत बात करते रहे, लेकिन अलीज़े शाह की भी कोई आई है। मैंने ज्यादा तो नहीं मैं खैर सुन सका, थोड़ी सी सुनी, लेकिन वो बड़े कोई चीजें बता रही थी कि जब वो जाती हैं प्रोडक्शन हाउस तो उनसे पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, फिर पैसे भी नहीं मिल रहे। क्या है वो, क्या मामला चल रहा है? अच्छा, पहले हमने याद एक बार खबर में कहा था कि अलीज़े शाह ने अनाउंस किया कि वो सोशल मीडिया से दूर हो हाँ, बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल, हमने अच्छा, ये उसके एक बात बाद भी ज्यादा नजर आने लगे। उसके बाद अजीब बात ये कि थोड़ी देर से गायब हुई और वो उनकी मदद से भी सब पूछ रहे थे, लेकिन उसके बाद शी इज बिकम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई फील कि इसको उनको लग रहा होगा कि मैं क्यों भागूं, मैं क्यों ना बताऊं कि मेरे साथ कितनी बुलिंग हुई है, मेरे नाम को खराब किया गया है, मेरे साथ किस किस ने बुरा किया, तो वो बताना चाहिए। तो आई थिंक शी इज ऑन सम काइंड ऑफ अ मिशन कि जिसने उनको तकलीफ दी है या जो जो चीजें देखी हैं हमने अपने नजरिए से, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। जैसे कि एक ब्राइडल कोटोर वीक होता है ईयरली, अब 21 की ये बात है, दिसंबर में ये हुआ, उसमें उनकी वॉक थी शो स्टॉपर की आई थिंक, और उसमें वो चल के आती हैं। शाजिया मंसूर भी गाना गा रही थी, वहाँ ये भी होता है ना फैशन शोज में गाना भी है, शो स्टॉपर भी है, लेकिन जिस तरह से वो उनको लेके शाजिया मंसूर चली तो ये स्लिप हो गई, ये गिर गई। और उसके बाद उठा के उन्होंने पता नहीं शाजिया मंसूर ने उनको गोद में उठाने की कोशिश की, कि एक अजीब सा कुछ चल रहा था। बट उसके बाद तो जब हमने वो जो आर्टिकल्स आए, जो हमने कुछ पेजेस वगैरह न्यूज़ में पढ़ा, तो उन्होंने थैंक यू किया कि देखो मैं गिर रही थी, मैं गिरी और उन्होंने मुझे उठा लिया, थैंक यू शाजिया मंसूर। कुछ इस तरह का पावर हाउस है ये वो सब। अब फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, वो हो गया इवेंट। हाँ, वो बात 21 की बात थी। 25 में अलीज़ा शाह ने अभी वीडियो खुद बनाई और वो कह रही हैं कि मुझे
मैंने राइट की तरफ जाना था, ये मुझे लेफ्ट की तरफ ले गई और इतना मैं अनकंफर्टेबल थी कि मैं गिरी, स्लिप हुई स्टेज पे बिकॉज ऑफ शाजिया। अब बात कर रही है वो इस पे। नाउ शी इज सेइंग कि एक्चुअली कोई थैंक यू की बात नहीं, इनकी वजह से तो मैं गिरी थी। और फिर अलीजा शाह कह रही है कि उसके बाद इन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की और जिस तरह मुझे पकड़ा हुआ था, आई वाज मतलब आई डोंट नो, कह रही है कि मैं अजीब सा था कोई मामला और मैं ये कहाँ का मजाक था, ये क्या था। और अगर आप देखी भी ये वही वीडियो, फुटेज दिखा रहे हैं ना, वही तो एक्चुअली वही अगर चीज़ दिखा देखा रहे हैं जाए ना। तो देखो सही बात है, मैं एक न्यूट्रल बात करूंगी, सच बात करूंगी, इट लुक्स ऑकवर्ड। शाजिया मंजूर जिस तरह वाकई उसको उठा रही हैं, ये भी कौन करता है? क्यों आप किसी बच्ची लड़की, आप किसी को क्यों उठाएंगे? इट्स नॉट फनी। तो घर में कोई करे तो गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन तो चलो अभी घर उनको की याद बात क्यों है। आए? 2021 के वाकया हुआ वो अभी Like I 2025 said, में क्यों? पहले तो आप बोलते ही नहीं है ना बहुत दफा, और उसके बाद फिर आप अब क्योंकि वो अपनी चीजें क्लियर कर रही है, क्योंकि उस वक्त एक अलग परसेप्शन थी, अब वो बता रही है और बहुत सारे लोगों के नाम चले, ले ये रही तो हो हैं। गया। जन्नत मिर्जा का नाम ले रही हैं, फिर एक और एक्टर है जिसके साथ इनका एक बड़ी मशहूर हाँ। वाकया था, जो कि कुछ हुआ भी था कि ये एक एक्टर के रूम में गई हैं, हमने सुना कि जिन्होंने एक्टर के ऊपर जूती मारी है, किसी ने कहा थप्पड़ मारा है, तो उसको भी इन्होंने अब क्लियर किया। इन्होंने कि कहा उन्होंने कि अब push यार, किया, मुझे किया था। तुम लोगों ने डिफेम करना है तो मेरी साइड की स्टोरी पहले सुनो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उसको सैंडल मारी थी, थप्पड़ नहीं मारा था, और उसने मुझे थप्पड़ मारा था। कुछ इस तरह की चीजें वो अब कह रही हैं लीजा शाह। नहीं, मेरे तो और, मैं जो मुझे कुछ जिस ऐसा। बात में, ये तो खैर इनके पर्सनल मामला हैं, आपस में हो जाते हैं लड़ाई वगैरह, लेकिन वो जो प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में बता रही हैं या पेमेंट्स के बारे ये में तो बता, भाई वो क्या अभी है? ये तो अब सब खुल रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये एक क्या नई चीज़ वेव है? आ रही है जो बड़ी जरूरी थी। आपके सीनियर एक्टर्स हो, बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ ना ये चल रहा है, एक बहुत एक नाइंसाफी हो रही है कि वो काम कराते हैं, पैसे फंस जाते हैं। एक्टर्स फुल पैसे नहीं टाइम, देते। हम फुल टाइम एक्टर्स हैं, और जो खासतौर पे दूसरे एक्टर्स फुल टाइम जो एक्टर्स हैं, उनका घर 40 ही पे रहा है, पेमेंट्स नहीं आती, महीनों आप पीछे पड़े हैं। इतने बड़े बड़े नाम है यार, यानी फिर मोहम्मद और फिर आप अहमद कहते साहब, हैं क्या ओहो नाम है? यार, बहुत अफसोस की बात है, आप- उसने खुदकुशी कर ली, हाँ। ओहो ये क्या हुआ यार, अच्छा वो डिप्रेशन में, अरे कैसे हो गया, हॉस्पिटल मिलने जाते हैं उससे, और मामला आपके ये हैं कि आप फुल टाइम एक्टर को पैसे नहीं दे रहे हैं? नहीं उसका बिल्कुल profession पैसे है। देते हैं उनका मतलब मैं बता रही हूँ, मोहम्मद अहमद जैसे सीनियर आदमी, अच्छा लगता है कि वो किसी को फोन करके बार बार करके पूछे बात भाई करें। हमारी पेमेंट कहाँ है, लेकिन ये हो रहा है। जूनियर्स तो क्या, सीनियर्स को नहीं छोड़ है। तो इसका मतलब वो जो सीनियर बहुत एक्टर्स बुरा की हाल बड़ी है। वीडियोस आ चुकी है इससे पहले कि उनके इलाज तक के पैसे नहीं है, वो सही कह रहे थे नहीं, वो लोग। चलो यार, हमें मतलब लगता था कि उन्होंने खुद ऐसे कुछ भाई अपनी कभी पेमेंट्स नहीं मिल रही। हाँ, अब आपने अपनी इतने payments नहीं ड्रामे कर रहे हैं, अब इसलिए फिर हम कहते हैं ना कि ये बुरा रोल क्यों किया, वो क्या करे, क्या करें, पैसे ही नहीं मिलते। एक्टर्स को तो जो काम मिलता है मजबूरी करना पड़ता है, लेकिन ये प्रोडक्शन हाउसेस अब इनके, मुझे लगता है नेक्स्ट अब इनके नाम सामने आने चाहिए, इनके ऊपर अब वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कोई खौफ हो कि भाई हम अगर किसी के पैसे मारेंगे तो हमारे ऊपर भी एक्शन अच्छा, लिया जाएगा। उर्वा ने भी ये क्या गलत बात अभी है। ये सब इस कह रहे हैं। आवाज उठाई क्या इनके हक में? हाँ, अरे उर्वा मैं ने। कहती हूँ, मैं भी उर्वा ने। कहूंगी, मैंने भी एक्सपीरियंस रिसेंटली किया कि जी आपके मेरे तो पैसे ही मार लिए भाई। आपके भी पैसे रुके जी, हुए बहुत जी, सी मेरे जगह? फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ। मैं खुद हैरान हूँ, एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस ने किया। आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये हुआ क्या है, कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर जिनको तो मैं ये इतना करना- अच्छा जानती हूँ और उनके साथ बड़ा काम किया है एक टाइम पे, और बहुत बड़ा नाम है उनके ओनर का। अच्छा, जिनकी जो इनको आप सोच रहे हैं वो नहीं है, टीवी चैनल्स वाले नहीं, एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस है जो सिर्फ ड्रामे शोज बनाते हैं। तो फिर तो ये करना चाहिए आप लोगों को, पहले पेमेंट का कर दें कि भाई पहले पेमेंट करें। दे ओ मी 5 लाख रुपीस। देखिए, और स्टिल दे आर नॉट रिस्पोंडिंग टू इट। उनका चेक बाउंस हुआ लास्ट टाइम में, से फर्स्ट टाइम हुआ। इसका मतलब है कि वो वक्त पाकिस्तान में प्रोडक्शन हाउस की बेशर्मी का आ गया है कि बेशर्म इतने हो गए हैं कि अब किसी के भी पैसे मार लेते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। ज़ुहैब, इंस्पायरिंग कहानी है। इंस्पायरिंग कहानी है, बिल्कुल। और हम जब पुलिस की बात करते हैं, पुलिस के महकमे की बात करते हैं, तो पहला रिस्पांस लोगों से यही आता है, और अनफॉर्चुनेट है, इस परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है कि फ़ौरन काली भेड़ों के बारे में आप सोच रहे होते हैं कि भाई वो रिश्वत और ये वो और सारी चीज़ें, यानी ख़राबी, नेगेटिव एक परसेप्शन। लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस में बड़े दयानतदार लोग भी मौजूद हैं, और वो आपकी लोगों की, जैसे कहते हैं ना, कि मदद के लिए हमेशा कारफरमा होते हैं और अपनी जॉब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक शख्सियत ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत हिट जा रहे हैं और उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये CSS, इन्होंने सबसे कम उम्र तरीन CSS पास इन्होंने किया है, और ऑफिसर है, DIG है जनाब ये, और DIG रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है। अच्छा, DIG है तो ये नॉर्मल बात है भाई, सब कोई भी हर कोई DIG बन जाता है, लेकिन इनका खासा ये है कि अपनी वाइफ के साथ मिलके उनका एक बिजनेस है छोटा सा फूड का, सही। तो उसमें भी अपनी वाइफ को ये सपोर्ट करते हैं।
और वहां पर मैक्सिकन फूड और अपने वही बात स्टॉल्स है ना पे। कि अपनी लाइफ की अगर स्टैंडर्ड को बेहतर करना है तो आप ऊपर की कमाई पे ना जाएं, हाँ। आप साइड की कोई आप जायज कमाई का भी जरिया भी बिल्कुल आप ऐसा जो ही है है। उसको भी और अपना उनके सकते इंटरव्यूज हैं। जो है उन्होंने खुद भी कहा कि भाई मैं दयानतदारी से जा रहा हूं, उसका एतराफ भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा महाना तनख्वाह मेरी कम है, तो इस वजह से मेरी वाइफ भी अर्न करती है, तो हम सपोर्ट करके फैमिली चलाते हैं। तो greatness जबरदस्त है। बात। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उस्मान गनी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। जी, I'm sorry I'm late also. I hope you're well. नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। जी तो उस्मान साहब ये कहाँ से इसमें बड़ी बोल्डनेस चाहिए, क्योंकि जो हमारा जमाना लोग वो तो बड़ी बातें बनाने वाले हैं कि क्या आपका टाइटल है, आपका क्या ग्रेड है, आप क्या जॉब, आप डीआईजी जी, है, साथ बिल्कुल। में अब आप खाने का रेस्टोरेंट, हाँ। ये क्यों करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। फिर कैसे आपने मतलब इतना बोल्ड स्टेप मैम ये रेस्टोरेंट में नहीं, ये स्टॉल है बिल्कुल। स्टॉल, It's not अच्छा even a ऊपर से restaurant. एग्जैक्टली एंड stall है। स्टॉल, ओके देन This is a roadside stall में रक्षा। Oh, तो, wow. जी। नहीं तो कैसे, मैम, हाँ बाकी जरा लोग- बताएं। जी बताएं। देखिए वो एक इंडियन गाना आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। So unless somebody is paying your bills, आपको उसकी बात सुननी नहीं चाहिए। तो मेरे बिल्स जो या मेरे वालिद साहब देते हैं, या वालिदा देती है, या भाई देता है, उन तीनों के अलावा मैं किसी की बात नहीं सुनता। जो कोई ऐसी बात करता है तो मैं उसको अपना बिजली का बिल पकड़ा देता हूँ। तो पहले ये तो फिर मुझे बिल्कुल बताओ क्या फिर करना बात चाहिए। करनी, बिल्कुल सही। लेकिन स्टिल मतलब आपको सोचा कैसे आपने? हाँ यानी फूड का ही इट इज अ स्टिग्मा। आपकी बात सही है, इट इज अ स्टिग्मा इन द सोसाइटी कि आप अगर कोई काम करें तो आपको लेवल जज करते हैं कि काम उसके लेवल का है या नहीं है। मैडम कोई काम लेवल का नहीं होता। जो काम आपको शौक को करने का वो करना चाहिए। इवन इन योर प्रोफेशन इन पाकिस्तान में women come on TV, आप बोलते हैं जी ये होगा वो होगा, फैमिली क्या सोचेगी, जज करेगी। आई एम श्योर आपने भी ये ग्लास सीलिंग जो स्टीरियोटाइप ब्रेक किए होंगे। सो वी हैव टू गो पास दिस एट सम पॉइंट इन टाइम। आपको जो आपका दिल चाहता है आपको करना चाहिए। अगर वो सही काम हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको कोई प्रेशर आया अपनी जॉब की तरफ से भी कि डीआईजी हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए? जी मैडम, सोसाइटी प्रेशर बिल्कुल आता है। नहीं, लोग इवन प्रेशर फ्रॉम देखते योर हैं। जॉब, Departmental, ये मैं आपकी she's क्योंकि talking गवर्नमेंट about- जॉब है, उधर वहां से गवर्नमेंट जॉब की तरफ से आपके जो ऊपर सुपीरियर्स हैं उन्होंने तो नहीं ऑब्जेक्ट किया? नहीं, ऊपर के बॉसेस बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते। जो पीयर्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, जो आपका स्टाफ, आपके नीचे कॉलीग्स काम करते हैं, वो देखते इस तरह से कि जैसे एज इफ यू आर एक्टिंग दैट यू आर डूइंग अ जॉब ऑन द साइड टू मेक एंड्स मीट और व्हाटएवर, या इस तरह की बातें। बट आई डोंट रियली पे अटेंशन टू इट। तो सर ये कार्ड के लिए फिर ये सुनने में आया वो सीबीसी वालों को कुछ मतलब हुआ है, कुछ देनी पड़ी है, कोई डिमांड की गई रिश्वत? हाँ, ये बेस्ट है कि इनके पास ही आ गए डीआईजी साहब के पास रिश्वत मांगने। वाह, ये क्या सीन है? फिर क्या कहा आपने, रिश्वत दी या उनको ये बुला कार्ड लिया? आपको अप्लाई करना, अगर आप उसको डीएचए में चलाना चाहते हो, आपको दो तरह की परमिशन चाहिए, एक सीबीसी की और एक डीएचए की, राइट? तो वंस यू हैव टू पे फॉर दिस मंथली। तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो विदाउट टेलिंग एनीबॉडी कि हम कौन है क्या है, आई वाज चेयरमैन एंटी करप्शन एट दैट टाइम। तो मैंने बिल्कुल सारी परमिशन वगैरह लेके उसके बाद पार्क किया था सीयू के ऊपर ना इसको शुरू में। तो अभी भी वही पार्क होता है। अभी आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स के बाहर बहुत सारे कार्ड्स पार्क होते हैं। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बात किया यहाँ पे। उस टाइम में डीएचए वाले और सीबीसी वाले रोज तकरीबन आते थे और रोज सेम टीम आती थी उनकी। वही जो शाम को ड्यूटी होती थी वही आते थे, जी परमिशन दिखाएं आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो मैंने कहा जी इस पे लिखा हुआ है कि पूरे डीएचए में इसको चला सकते हैं, तो क्यों नहीं खड़े हो सकते, वजह बता दें, मैं आपकी ट्रैफिक ब्लॉक कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो हमारा जो कार्ड है ना उसकी पावर जनरेशन है वो जनरेटर पे होती है। तो वो जनरेटर का धुआं जो है वो बाहर निकलता है, तो उसको बाहर लगाना पड़ता है जनरेटर को, लाइक रक्षा से निकाल के बाहर निकालना पड़ता है ना। तो मैंने आप ये नहीं रख सकते। तो मैंने आप मुझे बता दें फिर कैसे चलाऊं उसको मैं। तो मैंने वो आपका मसला है। तो हम लाइक यार प्लीज ऐसा ना करें, जनरेटर मैंने अपनी उसमें लेके आए, उसको बाहर निकाल के रखा हुआ साइड पे और ये चला के वापस अंदर डाल के ले जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सारे वाकयात जो आप बता रहे हैं यानी डीआईजी कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे कर हैं सकते आप? वो कह रहे नहीं अच्छा, आप नहीं उसके कर बाद सकते। क्या हुआ, उन्होंने कोई डिमांड वगैरह मतलब कुछ उन्होंने नहीं कुछ मैम, कहा? डिमांड नहीं की। एक दफा आए तो मेरे स्टाफ से काफी बदतमीजी की उन्होंने, उठा के सामान उनका रख रहे थे, बोलते हम ये ले जा रहे हैं, जो सीबी नहीं ट्रक लेके आते हैं, बोलते हम ये ले जा रहे हैं और आप फाइन देंगे और फिर लेके जाएंगे। तो देन आई हैड टू पुल आउट माय विजिटिंग कार्ड। मैंने कहा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तो आप और आपके बॉस जो है वो कल कहीं सुबह में दफ्तर में आ जाएगा 10 बजे। सही है, उसके बिल्कुल बाद सही है। फिर दोबारा नहीं अच्छा आएगा। आप ये बता, मैं आपको डीएजी साहब कहूँ, सर कहूँ, नहीं, उस्मान साहब, आप मुझे उस्मान, मैं उस्मान नाम है मेरा। ओके उस्मान, आप इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, मुझे मैं आप क्या बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप इतने लोगों के लिए एग्जाम्पल को, मैं भी हमेशा कहती हूँ यार काम करना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। आपका रीजन वाज द इनकम कि उसको बढ़ाया जाए, या ये शौक एंड पैशन था कि मुझे करना है? नहीं मैम, टू बी ऑनेस्ट इनकम इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे गवर्नमेंट काफी सही पे करती है, पेट्रोल वगैरह फ्री मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, और मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिलती है मेरे पेरेंट्स की साइड से।
So I'm pretty financially well settled. That's not the issue. Finances are obviously never enough, and we make very decent money from this food business also. ये तो एक कार्ड ना, कार्ड के अलावा इसकी केटरिंग का बिजनेस में बहुत मिलता है. नहीं वो So we इनका do a मतलब lot है of- सैलरी जी. इनकम उसकी बात हो रही है ना. अच्छा सर, ये हम कब आ सकते हैं टाकोस खाने, ये बताएं, ये कब आए? आप जिस शाम को 6 बजे स्प्रिंग्स पे आ जाइए या रात के 9 बजे के बाद सीवी पे आ जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम. ये स्प्रिंग्स के बाहर है ये आपका बात जो कि है ये कार्ड? जी, जो स्प्रिंग्स, जो बुखारी पे स्प्रिंग्स है, हाँ, उसके हाँ। बाहर खड़ा होता है. ये शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक. और सर 9 नाम क्या बजे से है? onwards सर नाम क्या है? सबरेरो. जी, मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये लोग. अच्छा, ये तो नहीं होता कि आते हैं कस्टमर्स और साथ में कहते होंगे सर एक मसला हमारा और भी है फंसा हुआ, मैं तो DIG वाला DIG साहब के मसला पास है। जाते हैं, चलो खा लें ताकि बातचीत भी हो जाएगी. बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, Sorry, वक्त बहुत कम है। मजा आया, बड़ी खुशी भी हुई आपके. ओह, वाह। ऐसे लोग भी हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं. कमाल है, जी, तो कमाल ये है। मुझे बड़ी ये खुशी बहुत है ही यार, मजे की स्टोरी क्योंकि है. हम लोग तो इसी में आधी सारी जिंदगी मारे जाते हैं. वो क्या कहेंगे, नहीं ये तो आपके लेवल का काम नहीं, ये नहीं कर, तुम्हें क्या और जरूरत है? ऑनेस्टी के साथ काम किया, क्यों अपना जरूरत क्लाउड नहीं? इस्तेमाल नहीं किया. ये बात है ना.